अगर जीकप पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी और एग्जाम आ चुका है और अब आप जानना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा तरीका क्या है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। इस पूरी वीडियो में आप ये जानेंगे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा और कैसे आपका एडमिशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपके और लास्ट में आपका कैसे एडमिशन होगा। पूरी वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका बीआर अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे पूरे चॉइस फिलिंग से लेकर के पूरी काउंसलिंग प्रोसेस तक लेकर सारी काउंसलिंग की डिटेल आपको यहाँ पर अप टू डेट सारी डिटेल आपको मिलती है दोस्तों, ठीक। और अपडेट रहने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करें दोस्तों। तो देखिए बिना समय गवाए हुए बात करते हैं पॉलिटेक्निक काउंसलिंग क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी, काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से आपको एडमिशन दिया जाता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप एक एग्जाम देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऐसे नहीं दिया जाता है। इसके लिए पूरा एक तरीका होता है दोस्तों, पूरा सिस्टम ये बना होता है कि जिसमें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे पहला तरीका होता है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में आप वो सारी डिटेल फिल करेंगे जो आपसे मांगी जाएगी, यानी जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस समय अपना जो भी डिटेल आपने, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो भी आप था वो सब आप भरेंगे, ठीक है ना। तो वहां से सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। आप चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होती है और सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो आपको निर्धारित सेंटर दिया जाएगा वहां पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करी जाएगी। इस वीडियो में आप ये भी जानें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए चॉइस फिलिंग के बाद आपको एडमिशन लेने के लिए। तो लगातार मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम आपको एक एक चीज सबसे स्टेप से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको जैसी मांगी जाएगी वैसी आप दे देना। सेकंड नंबर पे आता है चॉइस फिलिंग, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको उससे पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले आप जो कॉलेज भरना चाहें, जो ट्रेड आप लेना चाहें, यानी ब्रांच जो लेना चाहें, उनका बहुत अच्छे से आप अध्ययन कीजिए। कौन सी ब्रांच में क्या काम होता है और कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट और कौन से कॉलेज की क्लासेस कैसे लगती हैं, ये दोनों जानकारी आना आपको बहुत आवश्यक है। ये जाने बिना अगर आपने काउंसलिंग कर दी है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग का तरीका क्या होता है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का अगला स्टॉप आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का जो तरीका होता है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। चॉइस फिलिंग आप एक तो ब्रांचेस वाइज भी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग आप लोग कॉलेज वाइज भी कर सकते हैं। ये दो नई चीजें हैं जो हो सकता है आपको यूट्यूब पर ना मिले एकदम से। चॉइस फिलिंग का तरीका आप ब्रांचेस वाइज, जैसे आपने ये टारगेट बनाया कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए या मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, तो कोई भी ब्रांच अगर आपने सिलेक्ट करी है तो जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस पूरे यूपी पॉलिटेक्निक में, पूरे जीकप में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक हैं, ये सारे पॉलिटेक्निक एक साथ खुल के आ जाते हैं। तो उसमें एक फिल्टर का ऑप्शन आता है कि आप क्या क्या चीज लेना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आपने सिविल इंजीनियरिंग को क्लिक कर दिया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्लिक कर दिया, तो वहां पर अगला ऑप्शन ये पूछा जाता है कि कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर आप उसमें ये सिलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट खुल के आएगी दोस्तों। क्लियर है। और चॉइस फिलिंग का सबसे अच्छा तरीका आप एक बात और समझिए, जैसे किसी बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर दिया दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लिया किसी बच्चे ने, तो उसके ठीक सामने सारी जो लिस्ट आई खुल के, सारी जो लिस्ट आएगी वहां पर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट पॉलिटेक्निक और या फिर आपके एडेड पॉलिटेक्निक, ठीक है ना। तो अगर आपने इसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को सिलेक्ट कर दिया है वहां से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन के आएंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 या 6, जो भी आपके ऑप्शन जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आएंगे वो सारे खुल के, जैसे अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल के 60 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुल के आएंगे वहां पर आपके लिए, ठीक है ना। एक एक चीज समझिए, देखो बहुत एनालिसिस काफी दिनों से करता है तो मुझे पता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के कितने, मान के 60 कॉलेज आपके खुल के आएंगे, 60 ही संख्या है शायद, ठीक है। तो जब आप ये 60 कॉलेज सेलेक्ट करें, यहाँ पर जैसे आपने इसको पहले नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग है, जो आपकी चॉइस में जो आपने सिलेक्ट करी है वो नंबर 1 पे, जैसे आपने इसे सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला कॉलेज यहाँ पर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपके। अगर आपने इस वाले को सिलेक्ट किया दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर ये वाला कॉलेज आ जाएगा दूसरे नंबर पे, जो आपकी चॉइस कौन से 6वें नंबर चॉइस फिल करी तो ये आ जाएगा। ये तरीका होता है चॉइस फिलिंग का। यहाँ पर सबसे पहले जो आप पहले कॉलेज भरेंगे वही प्रायोरिटी आपकी मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई बात। यानी कि यहाँ से आपको सिलेक्ट करते जाना है, यहाँ आपके सारे कॉलेज आते जाएंगे। जो पहले नंबर पे आपने भरेंगे चॉइस में, तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जो सीट अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज दिया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये सीख लिया होगा कि चॉइस फिलिंग में आप दो तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एक ब्रांच वाइज और दूसरा कॉलेज वाइज। अब सपोज अगर किसी बच्चे को ब्रांच से मतलब नहीं है, उसे मतलब है मैं सिर्फ और सिर्फ लखनऊ कॉलेज में ही एडमिशन लूंगा,
तो जब ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा तो वो सिविल या इलेक्ट्रिकल से मुझे मतलब नहीं रहेगा, वो क्या करेगा डायरेक्ट कॉलेज को सिलेक्ट करेगा। ऊपर से यहाँ ऑप्शन आएगा कि कॉलेज को सिलेक्ट करना। तो जैसे ही उसने यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, अगर जैसे उसने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अब यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जैसे 3 ब्रांचें हैं या 4 ब्रांचें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से मान के चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ये 6 ब्रांचें हैं। अब आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिलेक्ट कर लिया है, अब आप ब्रांचेस में यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने पहले नंबर पे डाल दी ब्रांच, मान के चलिए पहले नंबर ब्रांच डाल दी आपने मैकेनिकल। अब मैकेनिकल यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई आपकी। दूसरे नंबर पर आपने डाल दी सिविल, तो यहाँ पर सिविल आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन गई। ऐसे करके आप ब्रांचेस वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज वाइज भी। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। जैसे ही आप ये पूरे ऑप्शन खोलेंगे, आपकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हो जाती है। चॉइस फिलिंग के 2 दिन बाद एक ऑप्शन खुलता है चॉइस लॉक का। दोस्तों ये चॉइस लॉक का समझ लीजिए, जब आपकी स्टार्टिंग हुई तो डायरेक्ट आप चॉइस लॉक नहीं कर सकते हैं। 2 दिन बाद जब ऑप्शन खुलना शुरू हो जाता है चॉइस लॉक का, तो आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। जैसे ही आप चॉइस लॉक करेंगे तो दोस्तों चॉइस लॉक जो आपने ये चॉइस भरी है उनका आप उसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकती है। अभी आप क्या करिए, इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इधर ऑप्शन बनाए तो ऊपर यानी अप, एक ऑप्शन रहता है डाउन। अगर आप डाउन क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन नीचे आ जाता है। ये नॉर्मल तरीके जब आप खोलेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप अपकमिंग इंजीनियर तो आप ये कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, आगे समझिए दोस्तों। समझने वाली बात यह है कि जब चॉइस लॉक, आपने एक ऑप्शन आएगा लॉक्ड, चॉइस लॉक्ड। जैसे ही आप ये चॉइस लॉक्ड कर देंगे तो ये जो भी आपने फिल करी है वो सारी लॉक हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये गलती सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, चॉइस लॉक करने से पहले ये तय कर लें कि जो आपने चॉइस फिल करी है क्या वो सारी चॉइस आपकी जान में बिल्कुल सही है। हो सकता है इसमें मान के चलिए एक ऑप्शन, एक और ब्रांच है मान के चलिए पेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें पेंट बनाया जाता है। ये पेंट टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने पेंट टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दिया, आपको ध्यान ही नहीं रहा। अब ध्यान नहीं रहा तो पेंट टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, लॉक हो चुकी चॉइस, उसके बाद चेंज नहीं होगी। कोई भी कम पॉपुलर ब्रांच आपने अप्लाई कर दी दोस्तों, ये बात आप समझ के चलना कि आपकी संभावना बन जाती है कि अब आपको वो कॉलेज जो कम पॉपुलर हुआ उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो चॉइस लॉक करने से पहले ये भली भांति तय कर लेना कि भाई मेरा कोई भी कॉलेज या कोई ऐसी ब्रांच जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो ना फिल हो जाए। जब आप ये काम कर लेंगे दोस्तों पूरी चॉइस लॉक हो जाएगी। उसके 2 दिन बाद आपका पूरा देखिए शेड्यूल, आपका पूरा काउंसलिंग का आप सब बच्चों के पास पहुंच चुका है। 25 से लेकर 30 तक काउंसलिंग होनी है। कौन सी डेट में आपका रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, कब आपकी चॉइस लॉकिंग हुई, सब चीज़ आपकी ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है। अब उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको समझाऊं कि भाई इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा, वो आपको पहले से पता है। बात वीडियो उसकी होनी चाहिए जो पता नहीं है आपको। आगे समझिए, अब 2 दिन बाद आता है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। दोस्तों 2 दिन बाद आ गया सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। अब सबसे बड़ी बात समझिए, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, जैसे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो आप ये बात मान के चलना कि जो भी आपकी चॉइस फिल होगी वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आते ही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो समझिए। सीट अलॉटमेंट आते ही सबसे पहले क्या होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सीट अलॉटमेंट लेटर निकलता कैसे, डाउनलोड कैसे होगा, पूरी बड़ी बात ये है ना। ये डाउनलोड क्या होता है, किसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी 3000 रुपए देनी पड़ती है दोस्त। 250 रुपए काउंसलिंग फीस होती है वो देनी पड़ेगी। टोटल आपको 3250 रुपए देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है दोस्तों वो टोटल फीस होती है 10,000 रुपए, जिसमें से 10,370 होती है एक्चुअल फीस, 10,370 होती है, जिसमें से आप लोग 3,000 सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कर देते हैं। अब आपके जो रुपए बचते हैं 7,370 रुपए, ये आपको बाद में देने पड़ेंगे। कब, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप देंगे
इस रिजल्ट को निकालने के बाद, इस लेटर को निकालने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। वो डॉक्यूमेंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक मिनट रुको। चलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात करें कि सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज में पहुंचना है जिससे आपका एडमिशन हो जाए। ये भी तो जरूरी है दोस्तों। आगे देखो जरा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, चलिए 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 चलिए। चलिए दोस्तों, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब बात आती है कि सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद क्या करना है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो सबसे पहला काम कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि 3250 रुपये, 32,250 रुपये लेकर के प्रिंट आउट निकलवाना है इसका। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया है कि सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है, 3250 रुपये की रिसिप्ट मिलेगी। इसको लेकर के सबसे ऊपर इसके जस्ट नीचे, इस लेटर के जस्ट नीचे आपको रखना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तीसरे स्थान पर। एडमिट कार्ड के बाद आपने क्या किया था, आपका रिजल्ट आया था, यानी फिर आपको रखना है रैंक कार्ड, यानी कि कह सकते हैं रिजल्ट। इतनी बात क्लियर। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। इसके जस्ट बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है 10th मार्कशीट। यहाँ पर अगर ये आपके पास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आप कृपया करके ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेकर के जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन तभी होगा दोस्तों। किसी केस में अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट नहीं तो आप ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट आया उसे लेकर के जाना, लेकिन जब फाइनल एडमिशन आपका जब तक हो तब तक आप ओरिजिनल मार्कशीट दे सकते हैं। आगे समझिए। दूसरा, अगर आपने 12th कर रखा है और आपने अपनी योग्यता उसमें 12th दर्शाई है तो आपको 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। छठवां, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई कैंडिडेट ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईबीसी है, ईबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज बिलोंग करता है। अगर ये कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगा, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें, ईडब्ल्यूएस जिसके पास है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड रहता है, वो अपना रिन्यूअल करा लेना। ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का। आपका यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड ये लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, उसका एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक प्रिंट आउट लेकर के जाना है तुम्हें। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं इसे? मूल निवास। 7वें नंबर क्या है आपका? डोमिसाइल। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश का आपने इसमें शो किया है कि डोमिसाइल यूपी, तो ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वो सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए ही चाहिए। प्लस आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 8 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस है तो उस समय दाखिला नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी कई सारे और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन फिलहाल आप क्या कराने जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2 स्टेप होंगे, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक एडमिशन।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल हम एडमिशन टाइम जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर है क्या? ये डॉक्यूमेंट, साथ में आपका एक आधार कार्ड भी होता है, आधार कार्ड साथ रखना आपको, जैसे बोलते हैं आईडी प्रूफ। इसने डॉक्यूमेंट को ले जा करके, ओरिजिनल ले जा करके, और 2 फाइल यानी 2 सेट फोटो स्टेट भी होने चाहिए। एक आपका जहां पर आप काउंसलिंग करवाएंगे, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एक वहां जमा हो जाएगा, एक आपका जहां कॉलेज अलॉट हुआ वहां पहुंच जाएगा। तो ये ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट अलग से फोटोकॉपी करा के लेके जाएंगे आप। क्लियर? इतने पहुंचने के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, एडमिशन ओके, वेरिफिकेशन ओके। वेरिफिकेशन ओके होने के बाद जैसे आप घर चले आए, तुमने कहा बस हो गया काम हमारा। आपने गलती कर दी वहीं पर, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट ओके हुए हैं, एडमिशन ओके नहीं हुआ है। एडमिशन ओके कब होता है दोस्तों, मैं अभी समझाता हूं। ये देख लो डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना जरूरत पड़ जाए तो। जैसे ये लेकर के आप जाएंगे, वापस अपना पोर्टल खोलेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका लॉगिन अकाउंट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर, जहाँ पर आपने ये ऑप्शन खुल रहा था डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, उसके जस्ट नीचे अब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, फिर एक ऑप्शन खुल जाता है डाउनलोड एडमिशन लेटर। डाउनलोड एडमिशन लेटर। तो अब एडमिशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो समझिए। दोनों में अंतर है दोस्तों। एडमिशन लेटर के आगे लिखा हुआ प्रोविजनल, प्रोविजनल। यहां पर जो हमने आपको बताया था कि 10,370 रुपए फीस होती है, जिसमें से आपने 3,000 रुपए फीस जमा कर दी थी आपने अलॉटमेंट लेटर निकालते समय। अब जो बची हुई फीस है 7,370 रुपए जो बची हुई फीस है, अब वो आप यहां पर क्या करेंगे, प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, जब आप उसमें 7,370 जब आप उसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा पे नाउ। जैसे ही आप इसे पेमेंट करेंगे दोस्तों, वैसे ही आपकी फीस हो जाएगी पूरी साल की जमा, और आपका लिख के आ जाएगा पूरा नील। अब जो लेटर निकलेगा प्रोविजन होकर आपको निकलेगा एडमिशन लेटर, एडमिशन लेटर। और जैसे ही एडमिशन लेटर आप क्लिक करोगे, ये पूरा एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपकी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे ये एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, इस पे लिखा होगा ऐसे करके एडमिशन लेटर, ठीक है। जैसे ये एडमिशन लेटर तुम्हारा डाउनलोड हो गया, अब तुम समझ लेना तुम्हारा एडमिशन पक्का। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें क्या कर, इसके बाद का प्रोसेस भी कुछ होता है, अब वो समझिए। एडमिशन लेटर लेने के बाद, एडमिशन लेटर लेने के बाद, हटाओ इसे सब। नंबर 1 एडमिशन लेटर। नंबर 2 जो जो डॉक्यूमेंट थे आपके, एक सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर। नंबर 3 रैंक कार्ड। नंबर 4 एडमिट कार्ड। क्योंकि अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों आपके, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं, ये तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट कहां पर अपलोड होंगे, सॉरी मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट अब जहां तुम्हें कॉलेज मिला है फाइनली, जहां तुम्हारा एडमिशन हो गया है, वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल तुम्हें उस स्कूल में, उस पॉलिटेक्निक में जाके जमा करनी है। मेरी बात क्लियर है क्या? 1 मिनट। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर क्या है, पूरा आप समझ लीजिए पूरा प्रोसेस कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, अब फीस भी जमा कर दी, अभी तक आपने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपने सारे वेरिफिकेशन करा लिए, और आप मान चलिए आप जालौन डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपका कॉलेज अलॉट हुआ है गाजियाबाद में, तो आपको जालौन में रहकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। और आप जब गाजियाबाद जाएंगे तो कैसे जाएंगे वो तरीका समझो। आप एडमिशन तो हो गया, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा नाम भी आ गया तुम्हारे पॉलिटेक्निक में,
वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो समझिए। एडमिशन लेटर आपको जमा करना है, एडमिशन लेटर जमा करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर जमा करना है, रैंक कार्ड जमा करना है, एडमिट कार्ड जमा करना है, साथ में फीस रिसिप्ट भी आपको जमा करनी है। छठवां 10th की मार्कशीट भी आपको जमा करनी है, 12th की मार्कशीट जमा करनी है। दोस्तों यहां पर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। देखिए एक सबसे खास बात और बताएं, ओबीसी वाले बच्चे सुने ध्यान से। ओबीसी में 2 लेयर हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपने लिखा है नॉन क्रीमी लेयर, इसका मतलब आप गरीबी रेखा वाले ओबीसी में आते हैं। तो याद रखना वहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और 8 लाख से अगर कम इनकम सर्टिफिकेट है आपका, 8 लाख से कम आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में काउंट किए जाएंगे। तो याद रखना ओबीसी सर्टिफिकेट वालों को इनकम सर्टिफिकेट साथ रखना है अगर वो नॉन क्रीमी लेयर है तो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया आपका, और आपका 10वें नंबर पे हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। इन सब के बाद दोस्तों, इन सब के बाद 11वें स्थान पर आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसे आप किसी पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं, अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, या किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा आप इसे बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है, 1 रुपए का पर्चा कटता है हॉस्पिटल से, आपका बन जाएगा। ठीक। गैप, अगर किसी बच्चे का गैप हुआ है कि जैसे 12th उसने पिछली बार किया और 1 साल का ड्रॉप हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आपके 2 एफिडेविट बनते हैं, एक छात्र अभिभावक का और एक छात्र का, एक अभिभावक का, और एक और बनता है दोस्तों, एक बनता है रैगिंग, एक बनता है रैगिंग का सर्टिफिकेट। मतलब एक रैगिंग के लिए आप एक एफिडेविट देंगे जिसमें आप ये बोलेंगे कि हम रैगिंग नहीं करेंगे। इसके बाद आप अपना आईडी प्रूफ, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका एडमिशन वहां पर नहीं होगा। साथ में टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपने टीसी कटाई होगी। तो ये वो सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपको वहां देने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये सारे सर्टिफिकेट वहां देंगे, आपका एडमिशन वहां हो जाता है पूरी तरीके से पक्का। अब इनमें बच्चे गलती कहां करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चे ने काउंसलिंग कराई, चॉइस फिल कराई, उसे कॉलेज अलॉट हो गया, उसने समय से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, तो फिर उसे राउंड से बाहर कर दिया जाता है और अगले किसी राउंड में उसे एलिजिबल भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और समस्या आती है दोस्तों कि बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसने लास्ट में ये 7,370 वाली फीस जमा नहीं करी, तो उसे कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी वो 3,000 फीस उसे वापस नहीं मिलती है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बच्चे को नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ लगातार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहोगे तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स दूंगा जो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को फॉलो पहले करें, वो सॉरी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास हैं और कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास नहीं हैं। अगर ऐसे कोई सर्टिफिकेट लिस्ट है तो मुझे आप बताओ कौन कौन सी कमी है, तो मैं पूरे कराऊंगा। ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समस्या है कि सर कौन कौन से चॉइस फिल करें हम, मेरी सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कौन कौन से टॉप ब्रांचेस हैं, मतलब टॉप कॉलेज हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल के हैं। तो आप मुझे ये भी थोड़ा बताइए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कौन से कॉलेज अच्छे हैं, मैकेनिकल कौन से अच्छे, कंप्यूटर साइंस के कौन से कॉलेज अच्छे हैं, जो ये जानना चाहें। और यहाँ तक कि केमिकल इंजीनियरिंग के भी बच्चे अगर जानना चाहें तो उन्हें भी आप बता सकते हैं। सारे उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर और सारे उनको टॉप क्लास के कॉलेज बताएंगे हम, और सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें सब समझ में आई होंगी। और एक बात और मुझे बताइए, आप
और किस क्षेत्र में वीडियो जानना चाहते हैं वो कृपया करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपको एक नए लेवल पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, दोस्तों बताएं, और नई वीडियो किस कंटेंट पे लेके आनी है कमेंट बताएं, और मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉलेज आपको अलर्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।